के नज़दीक वसई शहर में एक बगई बीच है। 26 जुलाई 2021 को इसी बीच के किनारे काफ़ी लोग घूम रहे थे और यहाँ सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ एक काले रंग का सूटकेस समुद्र के किनारे आता है और जैसे ही वो सूटकेस किनारे पर आता है तो कुछ लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। सूटकेस को देखते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं और फिर उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति उस सूटकेस को देखकर पुलिस को फ़ोन करता है और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस बगाई बीच पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को देखती है तो पुलिस वालों को भी उस बैग को देखकर कुछ शक होने लगता है और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। सूटकेस के अंदर एक अजीब लाश थी। उस लाश का सिर नहीं था, यानी कि ये सिर कटी हुई लाश थी, लेकिन उस लाश के जिस्म पर पूरे कपड़े थे। इसके बाद पुलिस उस सूटकेस को अच्छे से चेक करती है और आसपास करीब 1 या 2 किलोमीटर के इलाके में छानबीन भी करती है। पुलिस को यही लगता है कि हो सकता है लाश के आसपास ही इसका सिर फेंका गया हो, जो उन्हें मिल जाए। लेकिन बहुत छानबीन के बाद भी पुलिस को लाश का सिर नहीं मिलता और इसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पुलिस उस सूटकेस की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी करती है ताकि उसे कोई सुराग मिल सके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं और पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है ताकि उस लाश से कोई भी सुराग मिल सके, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर मरने वाली थी कौन। क्योंकि लाश को देखकर ये तो पता चल गया था कि ये किसी महिला की लाश है। और फिर कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि उस महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उस मेहंदी को देखकर पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि ये किसी मुस्लिम महिला की लाश है, क्योंकि जिस तरीके से उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और जिस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे, उससे पुलिस यही अंदाज़ा लगाती है कि इसके अलावा पुलिस के पास अभी और कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस उस लाश की फ़ोटोज़ निकालती है और उन्हें आसपास के कुछ इलाकों में भी लगाया जाता है ताकि कहीं से भी इस लाश के बारे में कुछ सुराग मिल जाए या फिर उसे कोई ढूंढता हुए पुलिस के पास आ जाए, लेकिन ऐसा कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब क्या था, लेकिन इतना कुछ करने के बाद जब पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस बहुत परेशान थी कि आखिर कैसे इस ब्लाइंडर मर्डर की गुत्थी को सुलझाया जाए। और इसी छानबीन करते करते पुलिस को काफ़ी समय बीत जाता है, यानी 26 जुलाई को पुलिस को ये लाश मिली थी और अब 6 महीने बीत चुके थे, मगर फिर भी पुलिस को इस लाश की कोई खबर नहीं थी। इसी तरह छानबीन करते करते लगभग पूरा साल खत्म हो जाता है और फिर साल आता है 2022। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पुलिस ने उस लाश का डीएनए सैंपल, उसके फ़ोटो और कुछ कपड़े संभाल कर रख लिए थे। इसके बाद पुलिस ने उस लाश को मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ मुंबई के एक कब्रिस्तान में दफन करवा देती है। इसके बाद समय बीतता गया और इसी तरह लगभग 14 महीने बीत जाते हैं। अब तक भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन फिर अचानक ही 29 अगस्त को, यानी कि 14 महीने बाद, एक व्यक्ति मुंबई के पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि मेरी भतीजी पिछले करीब 14 महीने से गायब है और हमें उसका कोई पता नहीं है। आखिर वो अचानक कहाँ चली गई। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी भतीजी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता है और अपनी भतीजी का नाम सान्या बताता है। कहता है कि मैं सान्या का चाचा हूँ और मैं कर्नाटक के बेलगम से आया हूँ। पुलिस उनसे पूछती है कि आपकी भतीजी को लापता हुए करीब 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और आप इतने दिन बाद अपनी भतीजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, यानी अभी तक कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे और आपकी भतीजी यहाँ मुंबई में क्या कर रही थी। वो पुलिस को बताते हैं कि सान्या अनाथ है, यानी कि उसके माँ बाप नहीं हैं और मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सान्या के चाचा ठीक ठाक परिवार से थे, यानी वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे और साल 2017 में
उन्होंने सानिया की शादी मुंबई के नाला सुपारा में रहने वाले आसिफ शेख से की थी और उस समय आसिफ सऊदी अरब में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि सानिया और आसिफ की अरेंज मैरिज थी, लेकिन उन दोनों की सहमति से ही हुई थी और वो दोनों भी इस शादी से बहुत खुश थे। और फिर 2019 में सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा, क्योंकि ये एक खुशहाल परिवार था। लेकिन अब इनके घर में एक और नई खुशी आ गई थी। सानिया के चाचा जावेद ने बताया कि अक्सर अपनी बेटी सानिया से हमारी फ़ोन पे बात होती रहती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और फिर कुछ दिन बाद उसका फ़ोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। फिर 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी की मृत्यु हो गई थी, तो हमने उस समय भी उसे बताने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन उस दिन से उसने हमारा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था और फिर कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन बंद आने लगा। हमारा उससे कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी और ना ही वो कभी खुद फ़ोन करके हमसे बात करता था। और जब सानिया फ़ोन नहीं उठा रही थी तो हमने आसिफ को फ़ोन किया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सानिया से मिलने नहीं जा सकते थे। लेकिन जब भी हम आसिफ को फ़ोन करते तो कहता कि सानिया से बात करा दो, तो वो यही कहता कि आपने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है। और इसके बाद पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद से सानिया के ससुराल का एड्रेस पूछा, तो जावेद ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। जावेद शेख ने बताया कि सानिया के ससुराल वाले नाला सुरा के अचोले में रश्मि रेजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे। क्योंकि उसके ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, इसलिए वह कभी भी लोग साथ में ही रहते थे। जावेद शेख ने बताया कि सबसे पहले वह अपनी बेटी के ससुराल ही गए थे, क्योंकि वहाँ पर वो पहले भी आते जाते रहते थे, तो उन्हें अच्छे से पता था कि उनका घर कहाँ पर है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब इस बार नाला सुपारा में आसिफ गए तो उन्हें सानिया के ससुराल वालों में से कोई भी नहीं मिला और आसपास पे पूछने पे पता चला कि आसिफ का परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया है और उन्होंने ये घर बेच दिया है। अब वो बहुत परेशान हो गए थे। एक तो बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और अब उसके ससुराल वाले भी अपना घर बेचकर कहीं और चले गए थे। अब ये भी नहीं पता कि वो गए कहाँ हैं, कहाँ ढूंढा जाए उन्हें। जावेद शेख के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, क्योंकि इस उम्र में वो अकेले कर्नाटक से मुंबई नहीं आ सकते थे। नाला सुपारा में उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि आसिफ का परिवार कहाँ गया है। जावेद शेख परेशान थे कि अब बेटी को कैसे ढूंढा जाए। जावेद क्योंकि थोड़े पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे, इसलिए वो अपने फ़ोन नंबर फ़ोन में सेव करने के बजाय एक डायरी में लिखते थे। और चाचा जावेद ने अपनी इस फ़ोन बुक में देखना शुरू किया तो उसमें उन्हें सानिया की सास का नंबर मिल गया और उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फ़ोन किया तो सास ने फ़ोन उठा भी लिया। फिर चाचा जावेद ने उनसे बात की और बातों बातों में सानिया की सास ने बताया कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है और अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और फिर उन्होंने जगह का नाम भी बताया। उन्होंने बताया कि मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है और वो वहीं रहते हैं। सानिया की सास ने एक लैंडमार्क भी बताया कि इनके घर के पास एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। सानिया की ससुराल का पता चलते ही जावेद शेख तुरंत अपने जानने वालों के साथ मुमरा पहुंचे। फिर उस मैरिज हॉल के आसपास पता करते करते सानिया के ससुराल पहुंचते हैं। वहां पर इनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया जाता है। घर पर सानिया की सास, ससुर, उसका देवर आसिन और पति आसिफ भी था। उसकी बेटी अमायरा भी थी। यानी सभी लोग तो मौजूद थे, लेकिन सानिया कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। और जावेद ने आसिफ से पूछा कि सानिया कहाँ है, उसको बुलाओ। तो आसिफ ने उन्हें एक अजीब कहानी सुनाई। उसने बताया कि जुलाई 2021 में एक दिन वो सुबह जब उठे तो उनको एक लेटर मिला और वो लेटर सानिया ने लिखा था और उसमें लिखा था कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और यह सब पढ़कर आसिफ का पूरा परिवार दुखी हो गया था।
सानिया का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वह किसी के साथ भाग गई थी, यानी उसने अपने पति और बेटी का भी ख्याल नहीं किया। आसिफ ने बताया कि लेटर उसने संभाल कर रख लिया था ताकि उसके चाचा जावेद को दिखाया जा सके, और इसके बाद जावेद ने पुलिस को बताया कि वो लेटर उन्होंने पढ़ा भी। सानिया के ससुराल वालों की सारी बातें सुनने के बाद भी सानिया के चाचा और दूसरे रिश्तेदार मुंबई में जहां ठहरे हुए थे वहां चले गए। अब चाचा जावेद को सानिया की इस हरकत से दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भरोसा भी था कि उनकी बेटी सानिया ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने उसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था। इतना तो उसके बारे में वो समझते थे। अब क्या था, इन चीज़ों को लेकर जावेद शेख 2-3 दिन तक बहुत सोचते रहे, क्योंकि उनका मन मान ही नहीं रहा था। और उसके बाद 29 अगस्त 2022 को वो मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी बेटी के कंप्लेन लिखाई। इसलिए वहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी कंप्लेन लिखते तो फिर भी उसे नाला सुपारा के थाने में ही ट्रांसफ़र करना पड़ता। फिर उसी दिन जावेद शेख नाला सुपारा के अचोले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां की पुलिस ने सानिया शेख की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली और छानबीन शुरू होती है। सानिया किसी के साथ भाग सकती है, उन्हें लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जावेद शेख अपने घर चले जाते हैं और फिर पुलिस ने जावेद की बातों पर विश्वास करते हुए मुंबई इलाके के सभी थानों में ये सूचना देती है कि जुलाई 2021 या उसके बाद के जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं, यानी जिनमें किसी की लाश मिली हो और उसकी पहचान नहीं हुई हो, अगर कोई ऐसा केस है तो उसकी फाइल्स हमें भेजी जाए। फिर 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच से मिली उस सर कटी लाश का केस सामने आता है और इत्तेफाक से ये भी एक मृतक महिला थी। उसकी कदकाठी भी सानिया की कदकाठी से मिलती थी। और अगले दिन फिर अचोले पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद को थाने में बुलाया और उनको उस शव की तस्वीरें, मेहंदी के डिजाइन्स और उसके फोटोज, उसके कपड़े, सब कुछ दिखाया। उन्होंने कहा कि ये इनकी बेटी सानिया ही है, क्योंकि वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। और सानिया जब कभी कभार अपनी बेटी अमायरा को दिखाने के लिए वीडियो कॉल करती थी तो उस समय जावेद शेख ने सानिया को ऐसे कपड़े पहने हुए भी देखा था। इसके बाद सानिया के ससुराल वालों को भी अचोले पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्हें भी फोटो दिखाई गई, लेकिन उन लोगों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया और वो लोग अपनी बात पे अड़े रहे कि सानिया तो किसी के साथ भाग गई है। और उनका इस बात पर विश्वास करने की वजह थी वो लेटर जो आसिफ को मिला था। फिर अचोले पुलिस ने वो लेटर आसिफ से लिया और उसे एक्सपर्ट्स के पास जांच के लिए भेज दिया। हालांकि सानिया के ससुराल वाले अब थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उस दिन उन्हें उस धड़ की फ़ोटो दिखाने के बाद घर भेज दिया गया। और इसके बाद चाचा जावेद शेख से थोड़ी और पूछताछ की गई कि क्या आपको सानिया के ससुराल वालों पर कोई शक है, और अगर है तो क्यों। सानिया के चाचा जावेद ने कहा कि शादी के शुरू में तो दहेज को लेकर घर में थोड़ी लड़ाई हुई थी, पर फिर समय के साथ सब ठीक हो गया। लेकिन जब अमायरा पैदा हुई थी तो उस बच्ची को लेकर सानिया और उसके ससुराल वालों में कुछ मनमुटाव तो चल रहा था, लेकिन सानिया ने कभी खुलकर इस बारे में बताया नहीं, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता। जो लाश वसई के बीच से मिली थी वो केवल कह देने भर से सानिया की नहीं मानी जा सकती थी, क्योंकि उसको कोर्ट में भी साबित करना पड़ता है और उसके लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। फिर पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सानिया के पति आसिफ और उसकी 1.5 साल की बेटी अमायरा के ब्लड सैंपल लेती है और उस लाश के सैंपल को कलीना लैब में पहले सुरक्षित किए हुए थे। उसके बाद तीनों का डीएनए एक दूसरे से मैच करके देखा जाता है तो डीएनए मैच हो जाता है और इससे अब यह साफ हो गया था कि वो लाश अमायरा की मां यानी कि सानिया की ही है। पुलिस ने तुरंत 15 दिसंबर 2022 को आसिफ शेख को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो पुलिस को भटकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और वो स्वीकार करता है
कि उसने ही अपनी पत्नी सानिया शेख की हत्या की है। और वो लेटर भी आसिफ ने खुद ही लिखा था, क्योंकि वह हैंडराइटिंग भी आसिफ की ही थी। सानिया की हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आसिफ ने बताया कि उसने ये कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसको शक था कि उसकी पत्नी सानिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन एक रिपोर्ट में ये भी था कि आसिफ का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था और ये बात सानिया को पता चल गई थी और इसीलिए सानिया को रास्ते से हटाने के बाद ही वो दोनों शादी कर सकते थे और इसीलिए आसिफ ने उससे ये हत्या कर दी। आसिफ ने यह भी बताया कि इस हत्या में उसके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है और ये सब उसका खुद का प्लान था। और जांच में भी ये पाया गया कि आसिफ की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन आसिफ ने उस लड़की से तलाक ले लिया था क्योंकि उस पहली पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। अब सवाल ये था कि जब आसिफ ने उस लड़की को तलाक दे दिया था तो फिर वो सानिया को तलाक क्यों नहीं दे सकता था। और जब यही सवाल पुलिस के मन में उठा और पुलिस ने आसिफ के घर वालों से पूछताछ की तो इस केस में एक और नई कहानी सब पुलिस के सामने आई। पूछताछ के दौरान आसिफ के पिता अनीफ और भाई यासीन दोनों ही पुलिस की शक्ति के सामने टूट जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि सानिया की हत्या करने में उन दोनों का भी हाथ है। और इधर आसिफ का कहना था कि इस हत्या में उसके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं था। फिर उसके पिता और भाई स्वीकार करते हैं कि दरअसल जब 2021 में आसिफ का पूरा परिवार नाला सुपारा के घर में रहता था, 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार था। सुबह को सानिया उठती है, नहा धोकर तैयार होती है और खाना बनाने के लिए किचन जाती है। उसी दिन शाम को मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस दिन घर पर सानिया के अलावा उसका पति, ससुर और देवर और पति, बस इतने ही लोग थे। इसके अलावा घर के जितने भी लोग थे वो सब मुमरा उनकी बेटी के यहाँ चले गए थे। मुमरा में आसिफ की सगी बहन का ससुराल था। इधर सानिया के ससुराल की बात करें तो उस दिन बकरीद था, इसलिए उन्होंने बकरे काटने वाले चाकू छुरे भी तैयार कर रखे थे और घर पर रस्सी भी रखी हुई थी। इसके बाद आसिफ, यासीन और हनीफ उन तीनों ने एक बड़े से टब में पानी भर दिया और सानिया जो उनके लिए किचन में खाना बना रही थी, ये तीनों हैवान मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर बांधकर उसे पानी से भरे टब में डाल देते हैं। सानिया जब उस पानी में डूबने लगती है, क्योंकि हाथ पैर बंधे होने के कारण वो कुछ तो कर नहीं पा रही थी और थोड़ी देर बाद ही सानिया दम तोड़ देती है। उसके बाद वो तीनों उसे निकालते हैं, लेकिन शायद उन तीनों के मन में अभी ये शक था कि शायद कहीं ये जीवित ना हो जाए। तो इसके बाद आसिफ ने अपनी पत्नी का गला दबाया और बहुत देर तक दबाए रखा। फिर बकरा काटने वाले छुरे से आसिफ सानिया के सर को धड़ से अलग करने लगता है, लेकिन जब उस हैवान ने सानिया का गला अभी आधा ही काटा था तो खून को देखकर आसिफ की हालत खराब होने लगी और जब वो बेहोश होने लगा तो सानिया के ससुर हनीफ ने आसिफ से वो छुरा लिया और अपनी बहू के सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर सानिया के शव को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर से सानिया के बाल काट दिए सर के, और उसके होठों के पास एक तिल था जिससे उनको लगा कि शायद इससे इसके चेहरे की पहचान हो सकती है, तो उन्होंने चाकू से उसे भी साफ कर दिया। अब सानिया के सिर का ऐसा हाल हो गया था कि अगर पुलिस को मिल भी जाए तो कोई पहचान नहीं पाए, और बिना सर के धड़ की पहचान तो हो ही नहीं सकती थी। और जो सानिया के बाल काटे गए थे उन्हें घर में ही जला दिया जाता है और उसके बाद उसके सर को एक काले रंग के प्लास्टिक बैग में डालकर आसिफ और यासीन बाइक से निकल जाते हैं और दोनों समुद्री खाड़ी के पास सानिया के सर को समुद्र में फेंक देते हैं, यही सोचकर कि समुद्र उसे बहाकर कहीं और ले जाए। फिर घर आकर सानिया के धड़ को एक बैग में पैक करते हैं। उसके बाद वो अपने बहनोई यूसुफ शेख को कॉल करता है, क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में कैब ड्राइवर था और इसलिए आसिफ ने यूसुफ से फ़ोन पर कहा कि आप जल्दी कैब लेकर घर आओ। दोपहर का समय था। यूसुफ तुरंत ऑफिस आसिफ के घर आता है और फिर उसको भी इस हत्या के बारे में बताया जाता है और उसके बाद ये लोग लाश से भरे उस बैग को गाड़ी में रखकर वसई बीच पर जाते हैं
और समुद्र के अंदर जाकर बैग को फेंक देते हैं। उन्होंने यही सोचा था कि समुद्र ये बैग बहाकर कहीं दूर ले जाएगी और इसके बाद वो वापस घर आते हैं। फिर आकर वो सानिया के खून को साफ करते हैं और जो परिवार बहन के घर गया हुआ था उन सबको भी घर बुला लिया जाता है। फिर अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और शाम को उनके घर पर मेहमान भी आते हैं। सब अच्छे से खाना खाते हैं और ये लोग अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इनके घर में कुछ हुआ ही नहीं हो। इस बयान को सुनने के बाद पुलिस यूसुफ को अरेस्ट करती है, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इस पूरे परिवार ने मिलकर सानिया के खिलाफ इतनी भयानक साजिश रची क्यों और उसकी हत्या का मोटिव क्या था, यानी उसकी हत्या करने का कारण क्या था। दरअसल जब 2017 में सानिया की शादी आसिफ से हुई थी और फिर 2019 में उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा था। हालांकि कई साल पहले आसिफ की बहन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं था और अमायरा के पैदा होने से पहले ही उसके घर में ये बात होने लगी कि सानिया का जो भी बच्चा होगा वो बच्चा सानिया आसिफ की बहन को दे देगी। और ये बात आसिफ की बहन ने भी कही थी। आसिफ तो अपनी बहन को इस बात की मान लेता था, लेकिन जब सानिया को ये बात पता चली तो वो इसका विरोध करती है। उसके बाद आसिफ फिर से सऊदी चला जाता है और उधर सानिया अकेले ही पूरे परिवार से लड़ती रहती है कि वो अपना बच्चा किसी को नहीं देगी। यहाँ तक कि वो ये भी बोलती है कि वो बच्चा उनकी ननद का जो बच्चा नहीं था वो बच्चा किसी अनाथ आश्रम जाकर गोद ले सकते हैं और इससे किसी अनाथ का भी जिंदगी संवर सकती है। लेकिन आसिफ की बहन की भी जिद थी कि मुझे सानिया का ही बेटी अमायरा चाहिए। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर सानिया के ससुर ने उसे बहुत मारा पीटा और जिसका सानिया ने अचोले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन भी दर्ज कराई, लेकिन सभी रिश्तेदारों के समझाने पर कंप्लेन वापस ले ली। और फिर 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया और जिसकी वजह से आसिफ सऊदी अरब में ही फंस गया था। लेकिन फिर 2021 के शुरुआती दिनों में किसी तरह से आसिफ भारत आता है और वहाँ वो किसी शिपिंग कंपनी में काम करता था और आसिफ की भी यही जिद थी कि हम अमायरा को उसकी बुआ को दे देंगे क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं है। और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा बढ़ता गया, यानी कि अब पूरा घर एक तरफ और सानिया अपनी बेटी के लिए एक तरफ थी। ससुराल वालों ने सानिया को मना किया कि अब वो अपने घर वालों से कोई बात भी नहीं करेगी और यही वजह थी कि सानिया ने 8 जुलाई 2021 के बाद अपने घर वालों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर जुलाई 21 को सानिया की हत्या कर दी गई और इसके बाद सानिया का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। हत्या के कुछ दिन बाद वो बसाई के बीच किनारे पर आता है। फिर सानिया के चाचा जावेद शेख ने करीब 1 साल बाद सानिया के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया छुरा और सानिया के सिर को बहुत कोशिशों के बाद भी बरामद नहीं कर पाई। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वसई पुलिस ने न केवल उस सरकटी लाश की अलग अलग तस्वीरें खींचकर अपने पास रखी, बल्कि ज़रूरत के लिए उस लाश का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रखा था। और फिर यही सबूत यही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए और जिसकी वजह से आज कातिल कानून के शिकंजे में है। सानिया की हत्या के बाद उसकी बेटी अमायरा अपनी बुआ के घर पर ही रहने लगी थी। और अगर वर्तमान समय में इस केस के बारे में बात करें तो सानिया का पति आसिफ, देवर यासीन, ससुर हनीफ और आसिफ का बहनों यूसुफ, ये सभी लोग जेल में बंद हैं और शायद ये लोग जिंदगी भर जेल में ही रहेंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हमारा इस जानकारी बताने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप ऐसी घटनाओं के बारे में सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।